Hello my dear students, welcome to CA Silid Success Mantra Professional Academy YouTube चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बहुत सारा गाइडेंस देने वाली हूँ रिलेटेड टू योर सेल्फ स्टडीज। तो ये वीडियो सारे CA स्टूडेंट्स के लिए है, फाउंडेशन लेवल, इंटरमीडिएट एंड CA फाइनल ऑल्सो। लगभग 1.5 मंथ बचा है, करेक्ट, फॉर योर एग्जाम। इन दिस 1.5 मंथ व्हाट शुड बी योर माइंडसेट एंड आपको स्टडी के क्या क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करने चाहिए, कितने रिविजन्स करने हैं पर डे, कितने टॉपिक्स करने हैं, कितने सब्जेक्ट्स करने हैं, वो सारा गाइडेंस अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपकी सीए की एग्जाम है या सीए का अटेम्प्ट है। क्योंकि बहुत बार मैं स्टूडेंट्स देखती हूँ वो बोलते हैं मैम मेरा दिसंबर में अटेम्प्ट है, मेरा मई में अटेम्प्ट है। तो इसका मतलब आप सिर्फ ट्राई कर रहे हो, प्रयत्न कर रहे हो, करेक्ट। पहले तो आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि दिस इज योर सीए एग्जाम एंड नॉट योर अटेम्प्ट। यस, 10th एंड 12th में क्या था, आपका एग्जाम थी, करेक्ट, अटेम्प्ट नहीं था। आज से अटेम्प्ट वर्ड ही आप भूल जाओ, और आपके सीनियर्स जूनियर्स वो भी बोल रहे हैं तो उनको भी बताओ कि सीए की एग्जाम है आपकी, क्योंकि आपने अभी तक फर्स्ट स्टैंडर्ड से एग्जाम ही दी है, कभी भी अटेम्प्ट नहीं दिया था। एंड आप क्या टारगेट रख के पढ़ाई कर रहे हो, इसके ऊपर भी आपकी प्रिपरेशन डिपेंड होती है। जैसे कि आपने 10th-12th में सिर्फ पासिंग के लिए नहीं पढ़ाई की थी, करेक्ट, यू आर एमिंग फॉर अबाउ 80-90। लेकिन यहाँ पे 12th के बाद 6 मंथ्स में आपका सीए फाउंडेशन आता है एंड यू चेंज योर टारगेट टू जस्ट पासिंग। देखो, जस्ट पास होना है आपको, पास हुए मैम तो भी बहुत हुआ, ऐसा एटीट्यूड है, या यू वांट अबाउट 70-80-90 मार्क्स इन सीए कोर्स ऑल्सो, एंड इज दिस रियली पॉसिबल इन दिस सीए कोर्स? तो चेक आउट दिस ऑल इंडिया रैंक 1 मार्कशीट। दिस इज द ऑल इंडिया रैंक 1 मार्कशीट फॉर सीए फाउंडेशन नवंबर 19 एग्जाम के लिए। उसको अकाउंट्स में 98 मार्क्स है, सीए फाउंडेशन में, लॉ में 87 एंड मैथ्स एंड इको दोनों में 90 मार्क्स है, टोटल 365 है उसकी अबाउ आउट ऑफ 400। देखो, ऐसे मार्क्स आ सकते हैं सीए कोर्स में भी। अगर आपने टारगेट रखा तो आप भी ऐसा स्कोर कर सकते हो कि उसके सबसे लोएस्ट मार्क्स, देखो 87 मतलब सबसे लोएस्ट है। आपने 87 का टारगेट भी रखा है क्या? खुद को पूछो, कौन से सब्जेक्ट में आपने 87 का टारगेट भी रखा है या नहीं। ओके, ये देखो सेकंड मार्कशीट है सीए इंटरमीडिएट ऑल इंडिया रैंक 1 की, एंड इसकी टोटल है 701 आउट ऑफ 800। ओके, आप अगर इसके मार्क्स देखते हो 90, 79, 93, 88, 93, 84, 86 एंड अगेन 88। सबसे कम मार्क्स अगर देखें इसके तो 79 इन लॉ। 79 सबसे लो स्कोर है। ओके, हमारा उतना टारगेट भी है या नहीं आपको चेक करना है। यू कैन इजीली स्कोर अबाउट 70 मार्क्स इन सीए एग्जाम ऑल्सो इजीली। इसका मतलब प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर स्टडी स्ट्रैटेजी किया तो आप भी इतने मार्क्स ला सकते हो। माय गाइडेंस टू ऑल ऑफ यू इज दैट कि जस्ट फॉर पासिंग के लिए आपको पढ़ाई नहीं करनी है। आपने 12th में 90 का टारगेट रखा तो एग्जैक्ट 90 आ गए क्या? नहीं, कम नीचे होने वाले हैं, करेक्ट। यहाँ पर भी अगर आप एग्जैक्ट पासिंग का टारगेट रखोगे तो उतने मार्क्स तो नहीं आएंगे एग्जैक्ट पासिंग जीत के, करेक्ट। आप अबाउट 70-80 एम करते हो तो उससे 2-4 मार्क्स इधर उधर होने ही वाले हैं। डोंट जस्ट एम फॉर पासिंग। मैम हमें भी ऐसा स्कोर करना है, अबाउट 70-80 लाने हैं। ओके, क्या करना चाहिए उसके लिए, तो उसके ही सक्सेस मंत्रास आज मैं आपको दिखा रही हूँ। यस, आपको टोटल सिर्फ 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ओनली 3 सक्सेस मंत्रास आर देयर। फर्स्ट वन इज कंसेप्ट क्लैरिटी, एंड आई गारंटी दैट आप सभी स्टूडेंट्स, ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स इस स्टेप पे पास हो। कैसे मैम? तो हमारा पासिंग क्राइटेरिया क्या है? अबाउ 50%, करेक्ट।
ओवरऑल 50% चाहिए, तो मुझे बताओ हर एक सब्जेक्ट के आपको 50% के अबाउ टॉपिक समझ में आ गए हैं? करें 10 टॉपिक है तो अबाउ 5 टॉपिक समझ में आ गए हैं, 20 टॉपिक्स है तो अबाउ 10 तो कंफर्म समझे होंगे आपको। करें सो कंसेप्ट क्लैरिटी इज नॉट द प्रॉब्लम। कंसेप्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, समझ में नहीं आए हैं कंसेप्ट तो आप लेक्चर्स देख सकते हो फैकल्टीज के, या खुद से सेल्फ स्टडी करके भी आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। सो आपको चेक करना है, चेक पॉइंट्स है ये। स्टेप 1 क्लियर कंसेप्ट। सो चेक करो कि आपके कंसेप्ट क्लियर है क्या। 90% तो कंसेप्ट हर एक सब्जेक्ट के आपके क्लियर चाहिए। सेकेंड स्टेप सॉल्विंग प्रैक्टिस। ओके, सो सबसे बड़ी गलती होती है इस स्टेप पे, सॉल्विंग प्रैक्टिस पे। स्टूडेंट्स को लगता है सॉल्विंग प्रैक्टिस मतलब कैलकुलेटर पे करना, एंड थेरी सब्जेक्ट से लिए तो सिर्फ रीडिंग किया तो भी चलेगा। ओके, सो इससे काम नहीं होने वाला है, आपको प्रॉपरली क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे नोटबुक में। आप सिर्फ कैलकुलेटर पे नहीं कर सकते हो, सिर्फ रीडिंग नहीं कर सकते हो। और ये सॉल्विंग प्रैक्टिस कितनी बार करनी है मैम? 7 टाइम्स 8 टाइम्स, जितने टाइम्स आप करोगे उतने मार्क्स बढ़ेंगे। मैं तो प्रोपोर्शन बताती हूँ, एक बार सॉल्व किया तो 10 मार्क्स मिलेंगे, 2 बार किया तो 20, 5 बार किया तो 50 के रेंज में मिलेंगे। ओके, सो 7 to 8 टाइम्स जितने बार सॉल्व कर पाओगे उतने बार सॉल्विंग प्रैक्टिस करो। एंड थर्ड स्टेप इज पेपर प्रेजेंटेशन, जिसका मैं गाइडेंस आपको टेस्ट सीरीज के टाइम हमेशा देती हूँ। सो पेपर प्रेजेंटेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हाँ, आप ऐसे मत समझो कि ये थर्ड सक्सेस मंत्रा बताया मैम ने तो इसका मतलब इसका इंपॉर्टेंस सबसे कम है, ऐसे नहीं है। तीनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। आपको कंसेप्ट क्लैरिटी है, कंसेप्ट क्लियर है, बट आपने सॉल्विंग प्रैक्टिस नहीं किया तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। कंसेप्ट क्लैरिटी है, सॉल्विंग प्रैक्टिस किया, लेकिन उस चेकर को आपका पेपर ही नहीं समझा, पेपर प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हुई है। सो यहाँ पे भी देखो, चेकर के पास सिर्फ 5 to 7 मिनट्स रहता है टू चेक योर पेपर। तो उन 5 to 7 मिनट्स में आपका पेपर उसको समझना चाहिए। ओके, इसलिए पेपर प्रेजेंटेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आप साल भर 6 मंथ 1.5 साल 2 साल मेहनत कर रहे हो, 3 घंटे में पेपर लिखोगे, लेकिन वो पेपर ही समझ में नहीं आया चेकर को तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। दैट्स व्हाई ऑल 3 सक्सेस मंत्रास आर इक्वली इम्पोर्टेंट। ओके, अभी जो 1.5 महीना आपका है एग्जाम का, उसमें स्टडीज का जो 1.5 महीना है उसमें आपको सॉल्विंग प्रैक्टिस स्टेप 2 पे फोकस करना है। एंड आप टेस्ट सीरीज लिख रहे हो उस टाइम में पेपर प्रेजेंटेशन का गाइडेंस आपको देते रहूंगी। सो आपको स्टेप 3 एंड स्टेप 2 इन दोनों की अभी प्रैक्टिस करनी है। जो स्टूडेंट्स फेल होते हैं उसका मेन रीजन यही है, वो आइदर स्टेप 2 में गलत जा रहे हैं या स्टेप 3 में, या दोनों स्टेप में। सो सक्सेस मंत्रा 2 एंड सक्सेस मंत्रा 3, इसके ऊपर आप जितना काम करोगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। तो देखो, मैंने एक गोल आपके लिए बनाया है, आपके स्टेप्स मैंने दिए हैं कि आपका गोल जो है, अल्टीमेट गोल इज टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आप सीए कब बनोगे? जब आप पास हो जाओगे सीए के तीनों लेवल्स। तो पास कब आप होंगे? जब चेकर आपको पास करेगा तब ना। सो चेकर को आपने कन्विंस किया, यस, तो वो आपको पास करेगा। चेकर को कन्विंस करना मतलब कैसे करना है मैम? तो पेपर प्रेजेंटेशन विथ कॉन्फिडेंस। तो सी है यहाँ पे, टू बिकम सीए, कन्विंस, चेकर, कॉन्फिडेंस, पेपर प्रेजेंटेशन विथ कॉन्फिडेंस। तो कौन सी भी चीज हम विथ कॉन्फिडेंस कब कर सकते हैं? जब कंसिस्टेंटली हमने उसकी सॉल्विंग प्रैक्टिस की है। ओके, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। एंड प्रैक्टिस आप कौन सी भी चीज कब कर पाओगे? उस कंसेप्ट की आपको क्लैरिटी है तो ही। सो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी, सॉल्विंग प्रैक्टिस, पेपर प्रेजेंटेशन, अगेन ये 3 सक्सेस मंत्रास मैं बता रही हूँ। वही 3 स्टेप्स है, वही 3 सक्सेस मंत्रास है जो आपको हेल्प करेंगे टू कन्विंस दी चेकर एंड टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो सारे लेवल्स में न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है एंड थेरी सब्जेक्ट भी है। सो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट आप अगर खुद से सॉल्विंग प्रैक्टिस कर रहे हो तो आराम से अबाउट 70 मार्क्स मिल जाएंगे। एंड सॉल्विंग प्रैक्टिस करने के पहले आपके पास समरी होनी चाहिए हर एक टॉपिक की।
कंसेप्ट की, फॉर्मूलाज की, इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स की समरी होनी चाहिए, so that you can revise that entire topic within 15 to 20 minutes. एंड बहुत ही बड़ा टॉपिक है तो मैक्सिमम हाफ एन आवर, ओके। एंड सबसे बड़ा सीए फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स, आप मैक्सिमम 45 मिनट्स ले सकते हो पर टॉपिक जस्ट टू रीड समरी, ओके, बहुत बड़े टॉपिक के लिए। एंड उसके बाद सॉल्विंग 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 प्रैक्टिस। सो आपके टॉपिक में अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस रहेंगे हर टॉपिक के। सो मैम इतना तो पॉसिबल नहीं है हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना, यस मुझे पता है। सो आपको एबीसी एनालिसिस करना पड़ेगा। एबीसी एनालिसिस पता होगा आपको, ए मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, बी मतलब मीडियम, सी मतलब बहुत ही इजी। सी मतलब ऐसे कि रात को उठा के भी आपको पूछा कि इसका आंसर बताओ क्या है तो आप दे सकते हो, कभी भी पूछा तो भी, इसलिए वो सी है। बी मतलब मीडियम लेवल के, जो एक दो बार सॉल्व करा तो ही आपको आ जाएंगे एग्जाम में। एंड ए मतलब लास्ट डे रिवीजन को ये करके ही जाना है। तो एटलीस्ट जो ए वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक टॉपिक के 5 to 6 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ओके। एंड बी टाइप के आप रफ में सॉल्व कर सकते हो, एंड सी टाइप के आपको कैलकुलेटर पे करने हैं, जो आपका फेवरेट है, जो आप सभी क्वेश्चंस के लिए करते हो, ओके। सभी क्वेश्चंस के लिए ये नहीं करना है, ओके, सिर्फ सी टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ए प्रॉपर सॉल्व करो, बी जो है वो आप रफ में सॉल्व करोगे, कौन सा भी क्वेश्चन रीड नहीं करना है। ये किनके लिए बताया मैंने, जिनको अबाउट 70 मार्क्स चाहिए उनको ही ये करना है, ओके। उसके बाद और एक मैंने बताया था प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टमेंट नोटबुक। आप एडजस्टमेंट नोटबुक करो, एक अलग से नोटबुक बनाओ, उसमें 4 कॉलम्स करो। फर्स्ट कॉलम क्वेश्चन नंबर का रहेगा, सेकंड कॉलम पेज नंबर, कौन से पेज पे वो क्वेश्चन है, थर्ड कॉलम रहेगा उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है, एंड फोर्थ कॉलम विल बी उस एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट, ओके। तो ऐसे आपने ए टाइप एंड बी टाइप के क्वेश्चंस का एडजस्टमेंट नोटबुक में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स लिखे हैं। तो आप देखो लास्ट डे रिवीजन को आपने सिर्फ वो एडजस्टमेंट नोटबुक गो थ्रू की तो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एडजस्टमेंट्स आपके रिवाइज हो जाते हैं, ओके। सो आप बड़े बड़े टॉपिक्स के लिए ये एडजस्टमेंट नोटबुक बना सकते हो, फॉर डिफिकल्ट टॉपिक्स, बड़े टॉपिक्स, और उस टॉपिक के भी सारे क्वेश्चन के एडजस्टमेंट नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है, ओनली ए एंड बी कैटेगरी के क्वेश्चंस के एडजस्टमेंट नोटबुक बनाओ, ओके। टाइम मैनेजमेंट, जो मैं पेपर प्रेजेंटेशन के टाइम भी बताती हूँ आपको हमेशा, कि 180 मिनट्स है आपके पास, 3 आवर्स के 10 मिनट्स इधर उधर जाते हैं, एडमिट कार्ड दिखाना, अटेंडेंस, सप्लीमेंट, तो 170 मिनट्स ही आपको राइटिंग के लिए मिलने वाले हैं। तो 170 मिनट्स अपॉन 100 मार्क्स मतलब 1.7 मिनट है पर मार्क, ओके। तो 10 मार्क का क्वेश्चन 17 मिनट्स में होना चाहिए, 20 मार्क्स का है तो वो 34 मिनट्स में होना चाहिए। तो ऐसे करके आपको घर पे भी जब आप सॉल्विंग प्रैक्टिस करोगे तो हमेशा टाइम लगा के सॉल्विंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं क्लास में भी जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस होती है, हम सब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टाइम लगा के सॉल्व करते हैं क्लास में। क्लास के बाद मैं जो होमवर्क देती हूँ उसको भी मैं टाइमर देती हूँ हमेशा, तो होमवर्क के क्वेश्चंस भी वो टाइम लगा के ही सॉल्व करते हैं। तो आपको हर रोज प्रैक्टिस हो जानी चाहिए टाइम मैनेजमेंट की। सिर्फ टेस्ट में प्रैक्टिस हो जाएगी मैम, मेन एग्जाम में ऐसे नहीं, सिर्फ टेस्ट की प्रैक्टिस सफिशिएंट नहीं है, हर रोज ही टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस चाहिए। एक एग्जाम्पल देखो, आज आप फर्स्ट टाइम कार चला रहे हो तो आज क्या कॉन्फिडेंस रहेगा, बहुत डर जाओगे। लेकिन जिनको हर रोज कार चलाने की आदत है उनका कॉन्फिडेंस देखो, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, बिकॉज ऑफ दैट प्रैक्टिस, तो उनको डर नहीं लगता है। सो वैसे ही आपको डर नहीं लगना चाहिए एग्जाम में, टाइम का प्रेशर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हर रोज आपको टाइम लगा के ही सॉल्व करने की प्रैक्टिस है करें, तो वहां पे कुछ अलग आपको लगेगा ही नहीं, ओके। उसके बाद 5 स्पीड पे आपको टोटल काम करना है फॉर योर न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। सो वो 5 स्पीड कौन से है देखो, फर्स्ट इज रीडिंग स्पीड, आप कितने फास्ट क्वेश्चन रीड कर सकते हो। सेकेंड इज उस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन स्पीड, कितनी बार रीड करने के बाद आपको वो क्वेश्चन इंटरप्रिट होता है।
उसके बाद आंसर रिकॉल करोगे, थिंकिंग स्पीड फॉर्मेट आप थिंक करोगे, थिंकिंग स्पीड, उसके बाद कैलकुलेटर का स्पीड, फोर्थ स्पीड, एंड फिफ्थ स्पीड जो सबको पता है दैट इज योर राइटिंग स्पीड। सो जब भी पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा है या क्वेश्चन टाइम पे आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है तो खुद का एनालिसिस करो कि इस 5 स्पीड में से कौन से स्पीड पे हम स्लो है, रीडिंग पे, इंटरप्रिट करने में या रिकॉल में टाइम जाता है, या कैलकुलेटर पे ज़्यादा टाइम जाता है मेरा, या राइटिंग पे। सो स्टूडेंट्स को लगता है कि पेपर कंप्लीट नहीं हुआ मतलब राइटिंग स्पीड स्लो है। तो ऐसे नहीं है, राइटिंग स्पीड एक ही नहीं, टोटल 5 स्पीड होते हैं जिसके ऊपर आपको काम करना है। उसके बाद आता है थ्योरी सब्जेक्ट, ऑडिट, EISSM, लॉ, मैम ये सब कैसे करना है याद ही नहीं आता। यस, तो इसकी भी आपको समरी प्रिपेयर करनी है हर एक टॉपिक की। मैक्सिमम बड़ा टॉपिक है तो मैक्सिमम 45 मिनट्स। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं दैट इज क्वेश्चन आंसर्स का रीडिंग करते हैं, सिर्फ सॉल्विंग प्रैक्टिस ही नहीं करते। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना चाहिए, ए टाइप के क्वेश्चंस आप प्रॉपर सॉल्व करोगे और उनके आंसर के साथ कंपेयर करोगे। बी टाइप के पॉइंटर्स लिखो एंड सी टाइप के क्वेश्चन ओरली रिकॉल करके देखो। रीडिंग से कुछ नहीं होने वाला, ओके। वहाँ पे रीडिंग कंपटीशन है कि आपकी 3 आवर्स में कितना रीड कर सकते हो आप, कितना फास्ट रीडिंग है आपका, वो कंपटीशन नहीं है। आपको राइटिंग, रिकॉलिंग, इंटरप्रिटेशन ये सब की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ओके। सो वो जो क्वेश्चन है वो आपके क्लाइंट का ही केस है ऐसे समझो। आपको क्वेश्चन भी वैसे ही आते हैं, एज एन ऑडिटर व्हाट विल यू डू, ओके। सो वो आपका क्लाइंट है, तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज अ प्रोफेशनल आप उसको क्या गाइड करते हैं उस हिसाब से आपको रिकॉल करना है। आपका क्लाइंट है तो आप क्या आंसर देते, इस टाइप से सोचो एंड आंसर निकालो। फिर आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने चाहिए, वो तो आपको पता है, ये आपको एग्जाम में भी करना है, हाँ। एंड सेल्फ स्टडी करते वक्त आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हो। इसके साथ MCQ की प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी टाइम लगा के करो। 30 MCQs है, करें 30 MCQs 1.7 मिनट, सो 51 मिनट्स में आपके MCQs होने चाहिए। सो अगर आप 10 MCQ डेली प्रैक्टिस करते हो तो 17 मिनट्स का टाइमर लगाओ एंड चेक करो कि 10 MCQs हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ओके। सभी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इट्स लाइक अ नेट प्रैक्टिस, डेली नेट प्रैक्टिस करनी है आपको। टेस्ट तो है ही, टेस्ट तो लिखने ही है, बट डेली सेल्फ स्टडी करते वक्त भी आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस, वहां पे जो करने वाले उसकी प्रैक्टिस करो। रिकॉल करना पड़ेगा आपको कीवर्ड्स एग्जाम में, तो उसकी प्रैक्टिस करो। ABC में एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मेन क्वेश्चन, मैम थ्योरी सब्जेक्ट्स में बहुत प्रॉब्लम आता है, हम भूल गए हैं ऐसे लगता है, तो करेक्ट है क्योंकि हमारा ब्रेन ही वैसे डिजाइन हुआ है। सो आई एम परस्यूइंग अ मेमोरी मास्टर क्लास, मैं खुद मेमोरी के टेक्निक्स गाइडेंस सीख रही हूँ, ओके। सो वहां से मुझे बहुत सारे अभी टेक्निक्स पता चल रहे हैं कि कीवर्ड्स को रिकॉल कैसे करते हैं, परमानेंटली कैसे रिकॉल करते हैं, ओके। सो वो सारे टेक्निक्स मैं आपको बताने वाली हूँ बाद में, लेकिन अभी ये आप समझो कि सबका ब्रेन सेम डिजाइन हुआ है एंड दिस इज द फॉरगेटिंग कर्व। तो आज आपने जो पढ़ा है वो 100% आपको याद आएगा, बट कल तक आपको सिर्फ 55% याद आता है, अराउंड 50 to 55, अगर आपने वो कल फिर से नहीं पढ़ा तो। एंड ऐसे आपने पूरे वीक में उसको फिर से पढ़ा ही नहीं, वो टॉपिक फिर से ओपन ही नहीं किया, तो अराउंड 10% ही याद आता है, ओके। ये कर्व की भी जरूरत नहीं है, आप सबने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, सभी ने एक्सपीरियंस किया है कि वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट हमने 1 वीक के लिए नहीं देखा तो हम भूल गए हैं, सब नहीं याद आ रहा है ऐसे लगता है। तो इसमें किसी का भी प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन ही ऐसे डिजाइन हुआ है। तो इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है मैम फिर, तो सॉल्यूशन ये है कि नेक्स्ट डे को आपको फिर से रिवाइज करना चाहिए। आज जो पढ़ा वो कल के दिन भर में आप कभी भी रिवाइज करो, ओके। कल मॉर्निंग को ही रिवाइज करना है ऐसे नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में आप फ्रेश रहोगे तो नए कंसेप्ट आप सीखोगे। जब आप आफ्टरनून में या स्टडी में ब्रेक लोगे तब आप
डे 1 का रिवाइज करोगे। एंड वीकली रिवीजन भी आपको करनी चाहिए, इसलिए बहुत बार बताया जाता है कि क्यूमुलेटिव रिवीजन करो, वीकली रिवीजन करो। उसका रीजन ये है, दिस इज फॉरगेटिंग कर। सो एक वीक का जो वीकेंड रहेगा, आप उस दिन कुछ भी टॉपिक्स नए अलॉट मत करो। उस दिन सिर्फ क्या करना है, जो पूरे वीक में आपने स्टडी किया है उसकी रिवीजन करनी है। ओके। सो और एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम रहता है, मैम 1 घंटे से हम ज़्यादा बैठ ही नहीं सकते, ऑडिट या एसएसएम लॉ इन सब्जेक्ट्स को हम स्टडी के लिए बैठ ही नहीं पाते। तो ये भी आपका करेक्ट है। अगेन इसका आंसर है कि हमारा ब्रेन का डिजाइन ही वैसे है। तो आपको उस केस में फिर क्या करना चाहिए? ओके। सो यहाँ पे कुछ आपको लर्निंग एपिसोड्स डिसाइड करने पड़ेंगे। सो लर्निंग एपिसोड 1 देखो क्या है हमारा। लर्निंग एपिसोड 1 मतलब क्या, तो 1 घंटा, पहला 1 घंटा स्टडी का, उसमें प्राइम टाइम जो रहता है दैट इज 20 मिनट्स ऑफ लर्निंग। सो फर्स्ट 20 मिनट्स यू विल लर्न द न्यू कंसेप्ट। 20 मिनट्स होने के बाद रिवीजन करना है फॉर 10 मिनट्स। तो किसकी रिवीजन करनी है? सो जो फर्स्ट 20 मिनट्स में पढ़ा उसकी रिवीजन करो, या जो कल पढ़ा था या 1 वीक पहले पढ़ा था, किसकी भी रिवीजन करो, नए कंसेप्ट नहीं करने। सो 10 मिनट्स आप क्या करोगे, सिर्फ रिवाइज करो। 30 मिनट्स हुए, उसके बाद प्राइम टाइम 2 स्टार्ट होता है। सो लास्ट के 10 मिनट्स, ओके, लास्ट के 10 मिनट्स अगेन आपको नए कंसेप्ट सीखने, लास्ट के 10 या 15 मिनट्स तक भी। सो ऐसे करके कितना टाइम हो गया, ये 40 मिनट्स हो गए। ओके। सो 40 मिनट्स होने के बाद 10 मिनट का आप स्टडी ब्रेक लोगे। स्टडी ब्रेक मतलब क्या होता है, उस रूम से आपको बाहर जाना है, जिस रूम में आपके बुक्स है, स्टडी रूम से आपको बाहर जाना है। 10 मिनट इधर उधर घूमना है, ग्रीनरी देखो, आकाश देखो। ओके। सो आपको बाहर जाके डायरेक्टली इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया वो नहीं ओपन करना है, रिलैक्स होना है, मेडिटेशन करो, शांत रहो, बालकनी में घूमो, ज़्यादा से ज़्यादा शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, जिससे आप फ्रेश हो जाओगे। ये ब्रेक हो जाएगा। सो ये हुआ 1 घंटा। 20 मिनट्स न्यू कंसेप्ट, 10 मिनट्स रिविजन एंड 10 मिनट्स अगेन नए कंसेप्ट। सो आप बोलोगे मैम कि 1 घंटा पढ़ाई से क्या होने वाला है? ओके। सो ये 1 घंटा पढ़ाई नहीं करनी है, ये तो हमें एपिसोड 1 हो चुका है। सो ऐसे हमें एपिसोड 2, 3, 4, 5 जितने भी घंटे आप कर सकते हो, उतने घंटे, उतने एपिसोड्स आपको करने हैं कंप्लीट। सो माय एडवाइस इज कि आपको 2-3 घंटे एक साथ नहीं बैठना है थ्योरी सब्जेक्ट स्टडी करने के लिए। 40-40 मिनट्स के स्लॉट में स्टडी करो। 10 मिनट्स का ब्रेक लिया, एपिसोड 1 का एंड हुआ है, वहां पे एपिसोड 2 स्टार्ट हो जाएगा फिर आपका। ओके। सो इस तरीके से आप 3 सब्जेक्ट करोगे स्टडी, तो आपको इफेक्टिव स्टडी होगा और याद भी रहेगा। एंड जो आपका प्रॉब्लम है कि 2-3 घंटे भी बैठ नहीं सकते, 1 घंटा भी बैठ नहीं सकते स्टडी को, तो आप माइंडसेट चेंज करो। आप जब माइंड को, ब्रेन को इंस्ट्रक्शन देते हो कि आपको 20 मिनट्स ही पढ़ना है सिर्फ, तो आपका ब्रेन तैयार हो जाएगा, करेक्ट, 20 मिनट्स पढ़ने के लिए। फिर 10 मिनट्स तो रिवीजन ही करनी है, तो ठीक है, और नेक्स्ट 10 मिनट्स ही तो लर्न करना है नए कंसेप्ट। सो ऐसे ब्रेन को आप इंस्ट्रक्शन दोगे तो ब्रेन विल बी रेडी टू स्टडी। एंड उसके बाद तो 10 मिनट्स का ब्रेक मिलने वाला है, करेक्ट। तो इससे आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा, इंस्ट्रक्शंस आप जो ब्रेन को दे रहे हो वो ले पाएगा, एंड ही विल बी ready to study the subjects like audit, EISSM, theory subjects. Yes. So thank you very much for watching this video. If you find this video useful for your studies, so share this video with all your friends. एंड हमारे इधर टेस्ट सीरीज फुल सिलेबस के स्टार्ट हो रहे हैं, आपको वो ज्वाइन करने हैं। तो मैं इंक्वायरी फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। यू फिल अप दैट इंक्वायरी फॉर्म एंड आवर office team will call you to give the details of our test series. So thank you very much and all the best students for your CA exams. Thank you.